हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण और सुविख्यात कथाकार सुधा अरोड़ा जी की लिखी हुई कहानी सुनिए, कांसे का गिलास। तो शुरू करते हैं कहानी कांसे का गिलास। बड़ा खूबसूरत गिलास था वो, रंग बिरंगे डिज़ाइन वाला प्लास्टिक का पारदर्शी गिलास, जिसकी दो तहों के बीच कैद नीले पानी में सुनहरे हरे फूल पत्ते और तैरती मछलियाँ थीं। गिलास गिरने से तड़क गया था और उसके भीतर की सारी खूबसूरती ज़मीन पर पड़ी बेरहमी से बिखरी पड़ी थी। पूरे रसोई घर में फैली चमकीली पन्नियाँ और रंगीन पानी में तैरती प्लास्टिक की रंग बिरंगी मछलियाँ साफ़ की जा चुकी थीं, पर वो थी कि बुक्का फाड़ कर रोए जा रही थी। वो यानी चिल्की, 6 साल की चिल्की, मेरी पोती। बस अब चुप, बहुत हो गया। काफ़ी देर प्यार से समझा चुकने के बाद मैंने अपने स्वर में आए डांट टपट के भाव को बेरोक टोक उस तक पहुंचने दिया। पहले शोभा ताई को डांटो, उसने मेरा गिलास क्यों तोड़ा। रसोई में काम करती शोभा तक ले चलने के लिए वो मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगी। पहले तेरे पापा को न डांटूं, जिसने इतना महंगा गिलास तुझे ला कर दिया। मैंने उसके पापा और अपने बेटे निखिल के प्रति अपनी नाराज़गी जताई। उसकी रुलाई एकाएक और तेज होकर कानों में अखड़ने लगी। उफ, अब क्या हो गया? मेरा धीरज जवाब दे रहा था। पापा ने नहीं, वो सुबकने लगी, सुबकती रही, फिर धीरे से बोली, ये मम्मा ने ला कर दिया था। मम्मा यानी नेहा, मेरी बहू। मैं सकते में आ गई। वो जिसके नाम से हम सब अपना पल्ला बचाकर चलते थे, जैसे वो अछूत हो, इस तरह जब तब हमारे ठहरे हुए संसार को तहस नहस करने चली आती थी। नेहा को इस घर से गए 1 साल होने को आया था, पर चिल्की उसे भूलती नहीं थी। कभी लाल हेयर क्लिप, कभी जयपुरी जूतियाँ, कभी टपरवेयर का टिफ़िन बॉक्स, कभी डोनाल्ड डक की मूठ वाली छतरी, कभी बालों पर टंगा सनग्लास। चिल्की के सामने किसी न किसी बहाने से उसकी प्यारी मम्मा आकर ठहर जाती और हमारे हुश हुश करने के बावजूद ओझल होने का नाम ही नहीं लेती। अब चिल्की पर नाराज़ होना संभव नहीं था। उसका ध्यान गिलास से हटाना अब दूसरे नंबर पर चला गया था। सुबकती हुई चिल्की को मैंने अपनी बाहों की ओट में ले लिया। चिल्की मेरे करीब सिमट आई और बड़ों की तरह रुलाई रोकने की कोशिश में उसकी हिचकियाँ तेज हो गईं। सुन बेटा, एक कहानी सुनाऊं तुझे? चिल्की को बहलाने का अमोघ असर था ये। पहले मेरा वो सुंदर वाला ब्लू गिलास। चिल्की गिलास से हटने को तैयार नहीं थी। एकाएक वो गिलास दोबारा टूटा और उसकी जगह एक चमकते हुए कांसे के गिलास ने ले ली। सकरी पेंदी और चौड़े मुंह वाला एक लंबा सा कांसे का गिलास। गिलास ना हो, फूलदान हो जैसे। अरे बेटा, गिलास की कहानी तो सुना रही हूँ तुझे, सुनेगी नहीं रानी बेटी? बोलो, उसने जैसे मुझ पर एहसान किया, सिर हिलाकर हामी भर दी। तब मैं तेरी ही तरह 6 साल की थी, इतनी छोटी, चिल्की जैसी। झूठ, वो सिसकी तोड़ती बोली। आप इतने छोटे कैसे हो सकते हो? तो क्या मैं 50 साल की ही पैदा हुई थी, इतनी बड़ी? अच्छा चल, मैं 6 की नहीं 16 साल की थी, ठीक? मैं ठहाका मारकर हंस दी। मैं अपने बचपन में पहुंच गई, जहां निवाड़ वाली मंजियों मतलब खट्टियों के बीच खड़िया के आंगन में इक्का दुक्का आँख पर मैं शटापू अर्थात टप्पे वाला खेल खेलती थी। मुझे हंसी आ गई। वो मेरी पीठ पर थपाथप धौल जमाने लगी। हंसो मत, कहानी सुनाओ। वो होठों को एक कोने पर जरा सा खींच कर मुस्कुराई, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उसके चेहरे पर नेहा दिखाई देने लगी। हाँ, तो मैं छोटी थी, चिल्की जितनी छोटी नहीं, उससे थोड़ी सी बड़ी। घर में मैं थी, मेरे ढेर सारे भाई बहन थे, माँ और बाबूजी थे। बाबूजी की माँ भी थी, यानी मेरी दादी। बहुत बहुत बूढ़ी थी वो। पता है कितने साल की? कितने? 90 से ऊपर। 90 से ऊपर मतलब अबव 90। बहुत ही गोरी चिट्टी, छोटी सी नाटी सी, पर बड़ी सेहतमंद। गोरी इतनी कि अंगुली गाल पर रखो तो लाली दब के फैल जाए, पर थी बिल्कुल सीख सलाई। चलती थी तो ऐसे जैसे हवा में सूखा पत्ता उड़ता है। चलती क्या थी, दौड़ती थी जैसे पैरों में किसी ने स्प्रिंग फिट कर दिए हों। ये तो आप मेरी बात कर रहे हो, नहीं सुननी मुझे कहानी? चिल्की भी सूरने लगी। लो, मेरी तो याददाश्त ही कमज़ोर होती जा रही है। हाँ, साल भर की चिल्की ने भी तो जब चलना सीखा तो चलती नहीं दौड़ती थी। हम उसे बताते थे
कि चिल्की तेरे पैरों में किसी ने स्प्रिंग फिट कर दिए हैं। हाँ, तो बुढ़ापे में आदमी बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। हम उन्हें कहते, दादी सोटी मतलब लाठी लेकर चलो नहीं तो गिर जाओगी, पर वो कहाँ सुनने वाली। कुड़कर कहती, सोटी लेकर चले तेरी सास, सोटी लेकर चले मेरे दुश्मन, मुझे सोटी की लोड़ मतलब ज़रूरत नहीं। उन्हें सोटी लेकर चलने में शर्म आती थी। छोटा सा कद था और पीठ झुकी हुई नहीं थी, सीधी चलती थी। चलती क्या थी, उड़ती थी, किसी की बात नहीं सुनती थी। फिर क्या होना था? हाँ, गिर गई। चिल्की की आंखों में कौतूहल था। हाँ, गिरना ही था ना, बच्चे भी बात नहीं मानते तो चोट तो लगती है ना। चिल्की ने सिर हिलाया। मैंने भी मम्मा की बात नहीं मानी थी, तो ये देखो। चिल्की के जहन में अब भी जख्म ताज़ा था। उसने अपनी बाईं आंख बंद कर पलक पर अंगुली गड़ा दी। आंख के ऊपर भौं से लगे हुए 6 टाकों के निशान उभर आए थे। उस दिन निखिल के ऑफिस से घर में नया फर्नीचर आया था। फर्नीचर जो उसके ऑफिस के लिए पुराना हो चुका था और वहाँ के कर्मचारियों को औने पौने भाव बेचा जा रहा था। निखिल ने सोफ़ा, दीवान और बीच की मेज़ खरीद ली थी। बर्मा टीक की बड़ी खूबसूरत मेज़ थी। चिल्की ने जो ही नया सोफ़ा देखा लगी उस पर कूदने। नेहा चिल्लाती रही कि मेज़ के कोने नुकीले हैं, उन्हें गोल करवाना है, कूदो मत नहीं तो लगेगा आँख पे। उसने 3 बार टोका और तीनों बार चिल्की और ज़ोर से सोफ़े के डंडल पर कूदी। बस पैर जरा सा मोड़ा और सीधे जा गिरी मेज़ के कोने पर। चिल्की की बाईं आंख लहूलुहान, कमरे में खून ही खून। नेहा ने देखा और लगी चीखने। कहा था ना, सुनती तो है ही नहीं। उसको उठाकर दौड़े अस्पताल। सबकी जान सांसत में। चोट गहरी थी पर आंख बच गई थी। 6 टाँके लगे। वो मेज़ उठाकर पछत्ती पर रखवा दी। जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती ये मेज़ अब वहीं रहेगी। निखिल बड़बड़ाता रहा और नेहा उसे कोसती रही। अपने दफ्तर का एक कूड़ा कचरा उठाकर घर लाने की क्या ज़रूरत थी? ज़मीन पर गद्दे और गाँव तकिए थे तो सोफ़े के बगैर भी घर कितना खुला खुला लगता था। अब कमरे में चलना मुहाल हो गया है। कहीं कुछ सस्ता देखा नहीं कि उठाकर घर में डाल दो। घर न हुआ स्टोर रूम हो गया। चिल्की तो उस दिन के बाद से कुछ संभल कर चलने लगी। फिर कभी उसे टाँके नहीं लगे। पर दादी तो एक बार गिरी तो फिर नहीं उठी। कूल्हे की हड्डी चटक गई थी। 1.5 महीने टांग पर वजन बंधा रहा। हड्डी की तरेड़ तो ठीक हो गई, पर जब तक हड्डी जुड़ती टांगें बिस्तर पर पड़े पड़े सूख गईं। अब टांगों ने उनका वजन उठाने से इनकार कर दिया था। फिर क्या बड़ी मुसीबत। हमेशा उड़ती फिरती दादी बिस्तर से जा लगी। ऊपर से उनकी जिद कि अब तो वज़न उतर गया है, अब बिस्तर पर उनको पॉट नहीं चाहिए। उनके लिए शहर से 2 कुर्सियां मंगवाई गईं, एक पॉट वाली, एक पहिए वाली, जिस पर बिठाकर उन्हें दिन में एक बार अमरूद और सीताफल के पेड़ के पास ले जाना पड़ता था। किस अमरूद को थैली लगानी है, कौन सा सीताफल पक गया है, कौन सा अमरूद बंदर आधा खा गया है, सबकी खोज खबर रखती थी वो। कौन सी चाची कितने दिनों से हालचाल पूछने नहीं आई, कौन आके कितनी बार उनसे उनकी उम्र पूछता है। कितने साल की थी वो? उन्हें अपनी ठीक ठीक उम्र कहाँ मालूम थी, वो तो ऐसे बताती थी। जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थीं तो उन्होंने नाड़े वाली सलवार पहनना शुरू कर दिया था। गांधी जी का भाषण सुन के घर पहुंची तो तेरे दादाजी की नई नौकरी लगने की चिट्ठी आई थी। उनकी हर याद किसी न किसी बड़ी घटना से जुड़ी थी। कोई उनसे कहता कि झाई जी आप तो 90 टाप गए हो, तो उन्हें बड़ा बुरा लगता। कहती नहीं, अभी 3 महीने बाकी हैं, मैं 90 की हुई नहीं और मुझे सब 90 की बताते हैं। और हो भी गई तो क्या, 90 से ऊपर आदमी जीना बंद कर देता है क्या? कोई उम्र पूछ लेता तो चिढ़ जाती। एक बार तो एक रिश्तेदार से भिड़ गई। उन्होंने उम्र पूछी तो बहुत धीरे से उससे बोली, पहले तू बता, तू कितने साल का है? उसे सुनाई नहीं दिया। उसने कहा, क्या पूछा आपने? तो कहती हैं, अब तू मुझसे इतने आहिस्ते से पूछ, मैं तुझसे ज़्यादा अच्छा सुन लेती हूँ। मैं बिना चश्मा लगाए जपू जी साहब का पाठ कर लेती हूँ। फिर तू 70 का हुआ तो क्या, मैं 90 के दहलीज पे पहुँची तो क्या। लोग जब खुद ऊंचा सुनने लगते हैं तो सारी दुनिया उन्हें बहरी दिखाई देती है। चिल्की ने खिल खिल हंसना शुरू किया। आपकी दादी बहुत जोक मारती थी, है ना? हाँ, बड़ी जिंदा दिल थी वो। अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखती थी।
शाम की चाय के साथ कुछ नमकीन खाती, जैसे चिवड़ा या निमकी या आगरे की दालमोठ। दालमोठ उनको बहुत पसंद था। इसके बाद क्या करती, हथेलियों पे जो चिकनाई लगी रह जाती उसको सबकी नज़रें बचाकर हाथों और पैरों में रगड़ लेती। एक बार हम बच्चों ने ऐसा करते देख लिया। छी 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 छी, हमने कहा, दादी ये मिर्च मसाले वाला तेल रगड़ते हो, गंदा नहीं लगता? जलन नहीं होती? उन्होंने हम बच्चों को पास बिठाया, बोली, अब कौन उठ के हाथ धोए, इस तरह एक पंथ दो काज हो जाते हैं। वो कैसे झाई जी? हम पूछते तो कहती, देखो ये जो हमारे हाथ पैरों में रोए हैं ना, छोटे छोटे रोए, ये हमारे शरीर के दिए हैं, दीपक हैं। जैसे दियों को जलने के लिए तेल की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही इन्हें जलाए रखना है तो इसमें तेल डालना पड़ेगा, तभी तो ये गर्म रहते हैं, खुश हो जाते हैं। देखो ये चहक गए ना। जब ये दिए बुझ जाते हैं तो शरीर ठंडा हो जाता है और बंदा सफ़र पे निकल जाता है। सफ़र पे यानी उनका मतलब था मर जाता है। हमने कहा, पर ये नमकीन तेल क्यों लगाते हो, नहाते समय तेल की मालिश किया करो। तो कहती थी, वो तो मैं तेरी माँ से छुपा के करती हूँ, कड़वे तेल की शीशी रख छोड़ी है गुसल खाने में। माँ मना करती है क्या? हम पूछते तो कहती, नहीं, मजाल उसकी मुझे मना करे, पर तेरी माँ ने देख लिया तो सोचेगी नहीं कि बुढ़ी के पैर कब्र में लटके हैं और शरीर के मल्हार हो रहे हैं, कहकर अपनी बात पर खिलखिला कर हंसती। मामा भी मुझे हर संडे को तेल की मालिश करके नहलाती थी। मामा को तो मसाज वाली आंटी आके मसाज करती थी। मामा तो पूरी नंगू हो जाती थी। चिल्की फिर हंसने लगी। मैंने लंबी सांस भरी। इस लड़की ने कैसी याददाश्त पाई है, नहीं तो बच्चे कहाँ इतना याद रखते हैं। 4-5 साल की उम्र होती ही क्या है, माँ की कितनी कितनी तस्वीरें उसके जहन में दर्ज हैं। एकाएक चिल्की का चेहरा बुझ गया। मम्मा अब कभी मिलने नहीं आएगी दादी? चिल्की का सर रुआंसा हो गया। चिल्की को इतनी देर तक कहानी सुना सुना कर फुसलाना बेकार गया था। आएगी क्यों नहीं, आएगी ना। कब? चिल्की की आंखों की नमी पर आंखें टिका पाना मुश्किल था। अब तो फ़ोन भी नहीं करती। पहले कर लिया करती थी 10-15 दिन में एक बार। उस दिन निखिल ने डांट दिया, क्यों फ़ोन करती हो बार बार, उसे इस तरह परेशान करने से फ़ायदा। अगर बेटी के लिए तुम्हारे मन में ज़रा भी माया ममता बची रह गई है तो वो तुम्हें भूल सके, इसमें हमारी मदद करो। 7 समंदर पार से अपनी आवाज़ सुना सुनाकर उसे हलकान मत करो। निखिल की आवाज़ में कड़वाहट थी और नेहा को कड़वाहट पसंद नहीं थी। उसने फ़ोन पटक दिया और उसके बाद फिर कभी ब्लैक कॉल तक नहीं आया। समय के साथ साथ रिश्ते धुंधलाने की कोशिश में थे। अच्छा, वो गिलास की बात तो रह ही गई चिल्कू। अरे हाँ, चिल्की मेरे झांसे में आकर वापस चहक उठी। वो गिलास की कहानी तो आपने सुनाई ही नहीं। वो गिलास तो दादी का था ना बेटा, इसलिए तुझे पहले दादी की बात तो सुनानी थी ना। नहीं नहीं, अब आप गिलास की कहानी सुनाओ। हाँ, तो दादी के पास एक गिलास था, कांसे का गिलास। कांसा क्या होता है दादी? मैंने आसपास नज़र दौड़ाई। कोने में फूलदान था कांसे का। देख, ऐसा होता है कांसा, इसके गिलास भी बनते हैं। वो गिर जाए तो टूटता नहीं। चिल्की की आंखों में लुभा लेने वाली मासूमियत थी। कांसा बहुत नाजुक होता है, उसे फूल भी कहते हैं, जोर से गिरे तो टूट भी जाता है। पर दादी का गिलास बड़ा मजबूत था, खास तरह की बनावट थी उसकी, गिरे तो भी नहीं टूटता था। रिश्ते को इस तरह मत तोड़ो नेहा, कैरियर बनाने के बहुत सारे मौके आएंगे। निखिल नहीं चाहता तो मत जाओ। साम दाम दंड भेद हर तरह से उसे समझाने की कोशिश की थी मैंने। कम से कम चिल्की के बारे में तो सोचो, वो माँ के बगैर रह पाएगी? क्यों, बाप के बगैर नहीं रहती क्या? जब निखिल शिप पर चले जाते हैं 6-6 महीने नहीं लौटते। नेहा भड़क गई थी। इस तरह के मौके बार बार नहीं आते, लेकिन आप लोग हैं कि मेरा साथ देना ही नहीं चाहते। 20 दिन बेहद तनाव में गुजरे। बाद में निखिल ने हमें बीच में बोलने से टोक दिया। पता चला कैरियर और जॉब का तो बहाना था, इसकी तह में नेहा और निखिल की आपसी अनबन थी। जिस दिन नेहा को जाना था वो चिल्की से मिलने आई थी। एक बार उसे भीगी आंखों से प्यार किया, फिर चिल्की को गोद में उतारकर ऐसे एहतियात से रखा जैसे कोई हैंडल विथ केयर सामान ज़मीन पर रखता है। बच्चों की छठी इंद्रिय बहुत तेज होती है। गोद से उतरते ही चिल्की ने सिसकियाँ ले लेकर रोना शुरू कर दिया था और नेहा ने उसे दोबारा भींच लिया था।
माँ के आलिंगन की गर्माहट से चिल्की पिघल गई थी। कभी गलती से भी नेहा के नाम के साथ निखिल कोई विशेषण जड़ देता था तो चिल्की फौरन टोक देती। मेरी मम्मा को ऐसा मत बोलो, मम्मा अच्छी है। अच्छी को वो जोर देकर बोलती। सहसा चिल्की मुझे ज़मीन पर लौटा लाई। दादी, ये तो हमारे घर से आया है ना? क्या क्या आया है तेरे घर से? ये वाला। वो दौड़कर फूलदान के पास जाकर खड़ी हो गई। ये दादी, ये तो हमारे घर में था ना? मैं भीतर तक हिल गई। कितनी जल्दी दुनियावी चीज़ें बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लेती हैं। मैंने अपने को फौरन समेटा। पर ये घर भी तो तेरा है ना, नहीं है? ये तो पापा का घर है, चिल्की ने फतवा दिया। अच्छा बाबा, ठीक है, ये पापा का, वो तेरा, मेरा कोई घर नहीं। मैंने रोनी सूरत बना ली। नहीं अच्छी दादी, ये तो आपका घर है, पापा का भी। और उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। और मेरा भी। चिल्की अचानक अपनी उम्र से बड़ी हो गई थी और चहक कर मुझे झांसा दे रही थी। मैं उसकी समझदारी पर हतप्रभ थी। ये बच्चों की नई पीढ़ी है, हमारे समय से कितनी अलग, व्यवहारिक और डिप्लोमेट। नेहा के जाने के बाद 3-4 महीने घर वहीं बना रहा था। चिल्की को वही घर अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ से उसका स्कूल नज़दीक था और जब तब उसकी सहेलियाँ खेलने आ जाती थीं। पर मेरे लिए 2 घरों को चलाना बहुत मुश्किल था और जिस तरह नेहा छोड़कर गई थी उसके हृदय परिवर्तन की गुंजाइश बहुत कम थी। देर सबेर उस घर को समेटना ही था। निखिल को फिर लंबे दौरे पर जाना था, इसलिए हमने उस घर को समेटने का फैसला किया। चिल्की को उस घर से आने के लिए राजी करना टेढ़ा काम था। उसका कमरा हमने वैसे का वैसा वहाँ से शिफ्ट कर इस घर में हूबहू तैयार कर दिया था। पर चिल्की थी कि ना अपना घर भूलती थी, ना कमरा, और ना उसे जिसने कमरा बड़े मन से बनाया था। पर दादी का भी एक घर था। ठीक, मैंने कहानी के छूटते जाते सिरे को थामा। हाँ, और उनका वो गिलास? चिल्की कहानी सुनने की मुद्रा में फिर बैठ गई। तो दादी उस गिलास में ही सुबह पानी पीती थी, फिर उसमें चाय, फिर नाश्ते के साथ गिलास भर दूध, फिर खाने के साथ पानी, फिर शाम की चाय, फिर। क्यों, उनके घर में और गिलास नहीं था? चिल्की ने सवाल बिल्कुल चिल्की की तरह ही किया। नहीं, गिलास तो बहुत थे बेटा, पर उनको वही गिलास पसंद था। हम सब बच्चे उसको पटियाला गिलास कहते थे। साइज़ में इतना बड़ा था ना, इसलिए। गिलास का खूब मजाक भी उड़ाते थे। कहते थे, दादी आप गिलास को लेकर ऊपर कैसे जाओगे? ही। चिल्की खिलखिलाकर हंस दी। फिर क्या बोला आपकी दादी ने? कहने लगी, हट पागल, गिलास वाले तो ऊपर ही हैं, वहाँ गिलास क्या करना है ले जाकर? इसे तो यहाँ वालों के लिए छोड़ जाना है, जैसे वो मेरे लिए छोड़ गए थे। हम बच्चे उनसे मजाक करते, पूछते, झाई जी आप मरोगे कब? वो हंसती, तेरे घर पोता होगा तब। उन्हें क्या पता था मेरे घर पोता नहीं पोती होगी, चिल्की जैसी। मैंने चिल्की के गाल पर हल्की सी चपत लगाई। आपके दादाजी नहीं थे? दादाजी थे ना, ऊंचे लंबे पठान जैसे, बड़े रौबदार। लेकिन वो पहले ही सफ़र पर निकल गए थे, दादी को अकेला छोड़कर। वैसे तो दादा और दादी की आपस में कभी पटरी नहीं बैठती थी। दोनों में 36 का आंकड़ा था। एक पूरब जाए तो दूसरा पश्चिम। दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे, पर एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे। इसलिए जब दादाजी मर गए तो सबको लगा कि अब तो दादी भी ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहेंगी, पर हुआ उल्टा। दादा के जाने के बाद तो दादी का नक्शा ही बदल गया। हमेशा चुप रहने वाली गिट्ठी सी दादी खूब पटर पटर बोलने लगी। हर शनिचर इतवार हवन सत्संग में हाजिरी लगाने लगी। कलफ लगी कड़क साड़ियाँ पहनने लगी। दादी पोते पोतियों के साथ खूब मस्खरी करती, खूब कहानियाँ सुनाती, जैसे मैं चिल्की को सुना रही हूँ। चिल्की बड़ी बूढ़ियों की तरह दोनों गालों पर मुट्ठियाँ टिकाए बैठी रही, लेकिन अपने मरने की पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी थी। कहती, मेरी ये सोने की चूड़ियाँ मेरी बिट्टो को देना। बिट्टो मेरी बुआ का नाम था। ये कान के बुंदे मेरी पोती को, ये सोने की चेन दूसरी पोती को, ये करधन ये भी बिट्टो को, और ये मेरी आखिरी निशानी ये गिलास ये भी बिट्टो को। माँ और बाबूजी हंसते, सब कुछ तो आपने बहन जी को दे दिया, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं रखा। तो कहती, अच्छा जो चीज़ उसे पसंद ना आए वो तू रख लेना। आपकी बुआ को बहुत प्यार करती थी वो। सब माएँ करती हैं।
मेरी ज़बान पर आया पर मैंने बात पलट दी। हाँ, बुआ तो उनकी लाडली थी ही। अच्छा, तो वो हम सब बच्चों को पास बिठाकर कहती, तुम लोग भगवान जी को बोलो अब हमारा दादी से जी भर गया है, अब उसे अपने पास बुला लो। वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के बैठी है, तुम्हारा रास्ता देख रही है। पर दादी, आप मरना क्यों चाहते हो? हम बच्चे उनसे पूछते। वो कहती, मेरी दादी कहा करती थी। माय गॉड, उनकी एक और दादी भी थी? एक और मतलब? दादी की दादी नहीं हो सकती? जा, मैं नहीं सुनाती कहानी। अच्छा, सॉरी, क्या कहती थी उनकी दादी? उनकी दादी कहा करती थी, टुरदा फिरदा लोया, बह गया ते गोया, लंबा पया ते मोया। इसका क्या मतलब होता है दादी? हाँ, फिर वो मतलब समझाती, चलता फिरता आदमी लोहे जैसा मजबूत होता है, जो बैठ गया तो गोबर गणेश और लेट गया तो मरे बराबर। कहती, मैं तो अब लेट गई, अब उठने की उम्मीद भी नहीं, तो मरे बराबर होने से मरना भला। उनको और कोई तकलीफ़ तो थी नहीं, बस टांगें सूख गईं तो चलने फिरने से रह गईं। बाकी उनका हाजमा एकदम दुरुस्त, बदन पे छुर्रियाँ नहीं, याददाश्त ऐसी कि 50 साल पहले किसके घर क्या खाया वो उनको याद, और खाना बिल्कुल टाइम से खाना। बिना घड़ी देखे बोलती थी, अब चाय का टेम हो गया, अब खाना लगा दो। आंगन में धूप की ढलती परछाई से समय का अंदाज़ा लगा लेती थी। उनकी निवाड़ की मंजी जरा ढीली होने लगती तो कहती, कस दो। कोई आता, झट उकड़ू होकर कोहनी के बल आधी उठ जाती। उन्हें मना करते, झाई जी आप बैठे रहो, क्यों खटाक से उठ जाते हो? कहती, लेटे लेटे मेरी पीठ को बड़ी गर्मी लगती है, मेरी पीठ हवा मांगती है। पीठ के कोई जबान होती है, फिर पीठ मांगती कैसे है? चिल्की हंसने लगी तो फिर बोली, पर दादी, आप गिलास को क्यों भूल जाते हो बार बार? ओफ, चिल्की गिलास की कहानी के बगैर मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। मैं उसे बार बार भुलावे में डालने की कोशिश करती थी, पर वो मेरी उंगली पकड़कर मुझे फिर गिलास तक ले आती थी। हाँ, तो वे उसी गिलास में सुबह से रात तक की हर पीने वाली चीज़ पीती थी। परानी, चाय, दूध, लस्सी, शरबत, अटरम शटरम, सभी कुछ उसी कांसे के गिलास में। फिर एक बार क्या हुआ कि गिलास गुम हो गया। सुबह उठे तो गिलास मिला ही नहीं। मेरी माँ ने उनको स्टील के गिलास में चाय दे दी। वो अपने नियम से उठी। माँ ने चिलमची में कुल्ला उल्ला करवाया। जाप पाप करके वो चाय पीने बैठी। हाथ में गिलास लिया, देखा तो दूसरा गिलास। बोली, मैं नहीं पीती इस लश्कारे वाले गिलास में, मुझे तो मेरा वाला गिलास दो। ही, जैसे चिल्की का मेरा वाला गिलास दादी कोई बच्चा थी। चिल्की को मज़ा आ रहा था। हाँ, बच्चे बूढ़े तो एक ही जैसे होते हैं। अब उन्होंने जैसे जिद ठान ली, चाय पीनी है तो उसी गिलास में। चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। पूरा घर छान मारा, कहीं गिलास का अता पता नहीं। ऐसे अलादीन के जिन की तरह गायब हो गया। तो बोलना था। चिंकी ने हाथ लंबा घुमाकर अभिनय के साथ कहा, खुल जा सिम सिम। पर दादी, वो गिलास टूटता तो नहीं था ना? टूटता तो नहीं था, पर गुम तो हो जाता था ना बच्चे। तो हम सब बच्चे लग गए उस गिलास को ढूंढने में। ऊपर नीचे सारा घर खंगाल मारा। चारपाइयों के नीचे, आंगन में, छत की मुडेर पर, कुएं की जगत पर, अमरूद सीताफल के पेड़ के पास। पर गिलास तो ऐसा गायब हुआ कि बस। आखिर उनको खाना दिया। मेरी माँ ने मिन्नतें की कि झाई जी आप खाना शुरू तो करो, पानी पीने तक गिलास मिल जाएगा। खाना तो गिलास में नहीं खाते ना। पर उनकी तो एक ही रट, मेरा गिलास मेरा गिलास। बाबूजी ने उनको कसकर डांट लगाई कि क्या तमाशा है, एक गिलास के लिए सारा घर आसमान पे उठा रखा है। गिलास ना हुआ कोई कारू का खजाना हो गया। अब तो वो लगी रोने। पहली बार हमने उन्हें रोते देखा। बोली, तुम लोगों के लिए वो एक पतरे का गिलास था, मेरे लिए तो वो मेरा लाहौर है। मेरा वेड़ा मतलब आंगन, मेरा पेका मतलब मायका है। मैं बोलते बोलते अटकी। मेरा सब कुछ है। वो गिलास मिला फिर? चिल्की ने आंखें गोल करके पूछा। नहीं, खाना भी वैसे ही ढका पड़ा रहा, उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया। शाम तक गिलास मिला नहीं तो शाम की चाय भी नहीं पी। बेहोशी होने को आई, आंखें बंद होने लगीं। हम अंदर बाहर ढूंढते रहे। घर के सारे बच्चे बड़े गिलास ढूंढने में लगे थे। आखिर गिलास मिला। पानी रखने की पीतल की कुंडी के तल्ले में पड़ा था। किसी बच्चे के हाथ से गिर गया होगा।
किसी को ख्याल ही नहीं आया कि वहाँ भी हो सकता है। जैसे ही गिलास मुझे मिला मैं चिल्लाई, झाई जी आपका गिलास। और वो एकदम कोहनी के बल उठ गई। फिर उनकी आंखों में ऐसी चमक आई कि पूछो मत। बोली, जल्दी खाना लगाओ, बड़ी भूख लगी है। उनको खाना दिया तो उन्होंने बड़े तृप्त होकर खाया। रात को एक ही रोटी खाती थीं, उस दिन 3 रोटियां खाईं। चटकारे ले लेकर सब्जियां खाईं। होंठों से गिलास चूमकर उसमें मटके का ठंडा ठंडा पानी पिया। हम सब खुश कि दादी का गिलास जो मिल गया था। बस कहानी ख़त्म? चिल्की ने पूछा। फिर क्या हुआ? सुबह हम बच्चे उठे तो देखा दादी एक हाथ में गिलास छाती से लगाए सो रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। हम सब उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। देखो देखो, दादी नींद में हंस रही हैं। माँ ने कहा, आज इतनी देर तक कैसे सो रही हैं? सब ने कहा, रात को खाना पेट पर खाया है ना, इसलिए मज़े की नींद ले रही हैं। तड़के मुंह अंधेरे सबसे पहले उठने वाली दादी अभी तक सो रही थी। बाबूजी ने आकर उन्हें हिलाया तो कांसे का गिलास नीचे गिर गया। दादी मर गई थी। ओ नो! चिल्की का मुंह खुला का खुला रह गया। मर गई? हाँ। सो सैड, है ना दादी? चिल्की की आंखें भीगी थीं। उनको गिलास नहीं देते तो नहीं मरती ना? शायद। मैंने अपनी दादी की वो मुस्कान याद करते हुए कहा। पर मैं कहना चाहती थी, मरती तो वो तब भी, पर तब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती। वो गिलास अब कहाँ है दादी? दादी ने कहा था, मेरी बिट्टो को दे देना। सो मेरी माँ ने दे दिया था वो गिलास बुआ को। तो उनके पास है? होना तो चाहिए। मुझे दिखाओगे दादी? अच्छा, मिल गया तो तुझे दिखाऊंगी। वो गिलास कहाँ मिलने वाला था? चिल्की को पूरी कहानी सुनाते हुए एक बात मैंने छिपा ली थी। दरअसल वो कांसे का एंटीक गिलास दादाजी का नहीं था, दादी की माँ का था। अपनी माँ के मरने के बाद यही एक चीज़ उन्हें विरासत में मिली थी। उसमें उन्हें अपनी माँ, अपना मायका, अपना लाहौर दिखता था। चिल्की को मैंने बहला दिया था, पर मुझे पता था कि बुआ अपनी बेटियों के पास अमेरिका गईं तो पुराने बर्तन भाड़े यहीं छोड़ गईं। पुराने पीतल के बर्तनों के साथ वो कांसे का गिलास भी कोई कबाड़ी आकर ले गया होगा, क्या पता। चिल्की ने ठीक कहा था, कांसे का गिलास टूटता नहीं, पर वो गिलास खो गया था, इसमें शक नहीं। अभी आप सुन रहे थे सुधा अरोड़ा जी की लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी कहानी, कांसे का गिलास। उम्मीद है आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। शुक्रिया।